सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि इक़्तिदार में वापसी के लिए नवाज शरीफ की पेशकदमी जारी है। एक तरफ इलेक्टेबल्स पक्के हुए फल की तरह इनकी झोली में गिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इक़्तिदार और इनके दरमियान हायल मुकदमात भी रेत की दीवार साबित हो रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को बरी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अपील की समाअत की। समाअत के दौरान नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज की बरीयत का फैसला पढ़कर सुनाया। अमजद परवेज़ ने कहा कि अदालत ने लिखा, प्रोसिक्यूशन के मौक़िफ़ को साबित करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इस अदालत ने एक फैसला दिया है कि बेनामी के लिए 4 मंदजात का साबित होना ज़रूरी है। इन्होंने कहा कि इन चारों में से एक भी साबित नहीं होता तो वो बेनामी के ज़ुमरे में नहीं आएगा। जस्टिस मियां गुल हसन ने मियां नवाज शरीफ के वकील से इस्तफसार किया, आप जिन अदालती फैसलों का हवाला दे रहे हैं क्या वो हम पर बाइंडिंग है? जिस पर अमजद परवेज़ का जवाब था कि जी आप पर बाइंडिंग है। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन का कहना था कि अगर ऐसा ही है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? नैब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से रेफरेंस दायर किए गए। जस्टिस मियां गुल हसन ने इन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि आप कहना चाह रहे हैं कि रेफरेंस दायर करना आपकी मजबूरी थी। अदालत ने नवाज शरीफ की सजा को कलअदम करते हुए इन्हें एवनफील्ड रेफरेंस से बरी कर दिया। फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब की तरफ से अपील वापस लेने पर अदालत ने यह दरखास्त भी खारिज कर दी। इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म माइनस हो रहा है और दूसरा प्लस, जिससे मुस्तकबिल का मंजरनामा वाज़ेह होने लगा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 8 फरवरी को लगने वाली अवामी अदालत भी नवंबर में फैसला सुनाएगी या नहीं? इसी से आगाज़ करेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे शशि पिलेजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं, और MQM के रहनुमा रेहान हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शशि पिलेजो साहिबा, सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ आपसे बात की जाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा फिर बरी हुए हैं। जो नैब का मौक़िफ़ नज़र आया कि जी ये तो केस ही नहीं बनता ही नहीं, वो कह रहे थे हमने तो ऐसे ही दायर कर दिया था, बड़ी उनसे जैसे गलती हो गई और कोई उन्होंने इसको ऐसे लगा कि कोशिश ही नहीं की कि खुद ही सज़ा दिलवाई और ख़ुद उसको डिफेंड भी कर सकते। तो ये आपके लिए कोई हैरानकुन बात है या यही होता नज़र आ रहा था? बहुत शुक्रिया उसामा। सबसे पहले तो नैब बहसियत एक इदारे के मेरे ख्याल में उनको देखना होगा कि माजी में जो या कुछ अर्सा पहले जो फैसले वो देते थे, जो इक़दाम करते थे, वो अगर विक्टिमाइजेशन नहीं थी उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, और फिर उनको जो है बिल्कुल ही अंडू करना, जैसे हम देखते हैं बहुत सारे केसेस में। तो नैब को अपनी साख की बहाली के लिए अब आम लोगों के लिए, हर किसी के लिए बराबरी दिखानी होगी और उसूल वाज़े करने होंगे, क्योंकि लोगों का एतमाद उस तरह नहीं रहा है। वो तो पहले ही क्वेश्चन मार्क आ गया था। मियाँ साहब की पार्टी ने ही लगाया था। मियाँ साहब को जो रिलीफ मिला है, मेरे ख्याल में रिलीफ मिल रहे हैं, ये भी इसकी कड़ी है, लेकिन किसी के भी साथ विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये बात जो है वो हमने पार्लियामेंट के अंदर भी की, हमारे लीडर्स ने, बाहर भी हम करते हैं। ये सज़ा दी गई, जो दिए गए केसेस में उनको फिर से यहाँ इस तरह रिलीफ मिल रहा है, तो मेरे ख्याल में अब देखना होगा मियाँ साहब और उनकी पार्टी को भी। मियाँ साहब के लिए एहतराम है, वो बिल्कुल हम समझते हैं कि एक पार्टी को वो लीड करते रहे हैं, उनको तो पूरा वक्त यही होना चाहिए। जब हम मुश्किल मराहल में आवाम थे, हम थे, PTI की गलत पॉलिसीज की नज़र चीज़ें थी, तो उन दिनों में भी उनको यहाँ, या PDM की जब हमने कड़ी जदोजहद की शुरुआत की, हम पर जो है हर तरफ से जो है वो पुलिस के, लोगों के और विक्टिमाइजेशन के जो है इकदाम किए जा रहे थे। तो एक जानदार लीडरशिप नून लीग की भी होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। बहरहाल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत बड़े लूप खोले, गलत किस्म के फैसले भी होते रहे हैं, मासूम लोगों को सजाएं मिलती हैं। मुस्लिम लीग नून को अब वक्त आ गया है कि वो अब उस पर भी देखे कि आम जो इसो मुसो खमीसो है उनके खिलाफ भी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, अगर कोई इस तरह के जो है इदारे हैं जो जैसे नैब है, दूसरे हैं, या पुलिस में है, या लॉ इन्फोर्सिंग इदारों में है, तो उसमें भी देखना होगा, क्योंकि नवाज शरीफ सिर्फ
पाकिस्तान के सिटीजन नहीं है, लेकिन हर वो शख्स जो पाकिस्तान की इज्जत और मोहब्बत करता है, उसमें कंट्रीब्यूट करता है, यहाँ रहता है, यहाँ का शहरी है, इस धरती का है, किसी भी कौमियत या सूबे से हो, और सबके लिए और सारी पार्टीज के लिए भी फिर वो मरहला और मैदान एक जैसा होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी बरियत पर किस तरह इज़हार ख्याल किया कि अल्लाह ने उनको सुरखरू किया है। रेहान हाशमी साहब, आपको क्या लगता है कि जिस वक्त नैब में तरामीम हुई थी उसी वक्त यही सोच नहीं थी, ये इसीलिए वो की गई थी तरामीम कि आज ये केसेस ही खत्म हो जाए? अब बिस्मिल्लाह रहीम, देखें, पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक आम तासुर ये इमर्ज होकर है, पहले भी था, अभी भी है, और मज़ीद मुस्तहकम हो रहा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जाता रहा मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोगों को। और ये तकरीबन अगर आप हम 2 दिहाइयाँ उठाकर भी देखें तो इसमें बहुत ही वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। अच्छा, अब ये इसमें बात दुरुस्त है गलत है ये आपको भी अंदाज़ा है, हम सबको अंदाज़ा है, मगर किसी भी इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सप्रेस करने के लिए ये होता रहा है माजी में, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये रिवायत जो बनती आ रही है कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को डैमेज होता हुआ नज़र आता है। इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी या उस पर आवाम का ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा कि आपने फिर मुकदमा क्यों बनाया भाई, और मुकदमा बनाने के बाद साल तक किसी एक ऐसे शख्स को जिस पर जुर्म साबित नहीं हुआ था, नारे लगा कर पूरी कौम के सामने, ना सिर्फ कौम के सामने बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को डिफेम करने में एक नुमाया किरदार अदा किया। तो वो जो डैमेज हुआ है, ये तो आप देखें कि बरियत हो गई, क्लियर हो गए, लेकिन वो जो इनटेंजिबल डैमेज है, जो रेपुटेशन का, क्रेडिबिलिटी का, पूरे मुल्क का, पूरी कौम का डैमेज हुआ है, वो किस तरह रिपेयर करेंगे आप? और फिर वो लोग जो डिफेम करते रहे वो किसको जवाब दे हैं? उनसे कोई पूछेगा नहीं पूछेगा। फिर जिन्होंने प्रमोट किया, जिन्होंने फैसिलिटेट किया, कंपेल किया, प्रेशर दिया मुकदमात बनाने पर, उनको कौन पूछेगा? देखिए, ये पूरा तमाम एक सिस्टम के तहत। अच्छा रेहान साहब, एक बात चाहे मैं नून लीग के जो हमारे रहनुमा हैं उनकी तरफ भी जाऊं कि आपने कहा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ये सबके सामने है, क्या आज भी हो रही है? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी रेहान साहब जी। अच्छा, देखिए, तासुर यही आता है, मुझे नहीं मालूम कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है नहीं की जा रही, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। मौजूदा हालिया दिनों में होने वाले जो स्टेप्स हैं, अगर वो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के जुमरे में आते हैं और कल खिलाकर आप हाथ खड़ा करके बोला जाए कि जनाब ये तो उस वक्त की जरूरत थी, भाई ये नजरिया जरूरत कब तक चलता रहेगा? या आप रूल ऑफ लॉ को कब इम्प्लीमेंट? बिल्कुल सही, कब कानून का, ये इदारों की जो आपने बात की बिल्कुल सही है, ये बात की जाती है। रफीक रिजवाना साहब हमारे साथ है, साबिक गवर्नर पंजाब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। रफीक रिजवाना साहब, मियां नवाज शरीफ साहब को नैब की तरफ से जिस तरह से सजा दिलवाई गई, चोर डाकू यहाँ से जनाब पैसा लूट के ले गए, कौम का पैसा लूटा गया, अरबों डॉलर के जनाब उन्हें वहाँ पर असासे बना लिए, जिस घर में रहते हैं दहाइयों से उसकी बनी ट्रेल नहीं, कतरी खाद का मजाक, ये सब नैब करता रहा। आज नैब कह रहा है जी कोई मसला ही नहीं था, कुछ था ही नहीं। तो ये इदारे फिर किस लिए हैं? ये जो कई साल गुजार दिए इस काम में, GIT भी हमने बनती देखी, उसमें भी अफसरान थे, आज भी शायद वो कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे, नैब के भी यही लोग कुछ आज भी होंगे। तो ये सारा क्या हुआ? क्या किसी से कोई पूछना नहीं चाहिए? और फिर तो आज भी किसी को भी उठाएं, किसी को भी पकड़ें और चंद साल बाद पता लगे वो भी झूठ, फरेब, दगा था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, किसी के कहने पर केस बनाए गए थे। ये तो फिर अभी भी हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा तारीख के आँख पलटे, बड़ी मतलब में माजी करीब की, कोई इतनी दूर की बात नहीं है, तो ये जितने भी रेफरेंस बने, GIT बनी, उसके बाद रेफरेंस बने, तो और उसके ऊपर मॉनिटरिंग जज साहब बैठाए गए, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बने। ठीक है जी। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह के अहकामात जारी करें, क्योंकि इम्प्लीमेंट है, उस पर हम एक जो मुनासिब एतराज समझते हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ात समझते हैं, हमारा राइट बनता है। तो इस चीज को देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप GIT बना के इसकी तहकीक करें और फिर रेफरेंस बना के दाखिल करें, तो ये बहस में भी रहा। मैं जितने दिन ये समात रही है, मैं साथ ही रहा हूँ, मियाँ साहब के भी साथ था मैं, आज भी हम जब बैठे हुए थे उनके साथ ही, तो मैंने कहा मियाँ साहब ये फैसला तो हो गया जी। अब बात ये है कि जो कुछ इस फैसले से पहले जो कुछ ज्यादती हुई और नाजायज केस हुए और उससे कौम को भी नुकसान पहुंचा, आपकी जात को भी पहुंचा, तो मैंने कहा आपकी जात की बात बाद में करते हैं, कौम को जो नुकसान पहुंचा उसका कौन जिम्मेदार है? तो उन्होंने यही कहा कि हमने तो अपना फैसला अल्लाह में छोड़ा हुआ था और अल्लाह ने आज हमारा इंसाफ कर दिया।
जी। और बात यह है कि जब आप मुकदमात के हकाइक देखते हैं ना, मैं एक वकील हूँ, सीनियर वकील हूँ, 45 साल की मेरी भी वकालत है, मेरा भी अम्बल कंट्रीब्यूशन है इसमें। बात ये है कि जब आप केस के शवाहिद सुनते हैं और केस की जो है ना फाइल देखते हैं, या जैसे आज जितने दिन ये बहस चली मैं सुन रहा था, तो वाकई उस केस में वो इंग्रेडिएंट्स, वो बुनियादें ही नहीं थी जिस पर नैब का केस बन सकता था, बेनामी का, एसेट विदाउट मींस का, और होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस ने कुछ बनाया कुछ नहीं बनाया, तो वो सारी चीजें बनती नहीं थी, शवाहिद में कोई ऐसी चीज नहीं आई। लेकिन लोग ये कहते हैं ट्रेल तो आज भी नहीं, क्या किसी को नहीं पता चल सका कि ये सारे किस तरह से बन गए? जी, गुजारिश ये है कि अब लोग जी, रिजवान साहब मैं आपकी वो तो सुने, इंसाफ हो, झूठे केस खत्म हो, फिर भी लोग मोतरस, झूठे तो अदरवाइज झूठे होते ही हैं, सच्चे सच्चे होते हैं। ये पाकिस्तान में एक ऐसी रविश चल चुकी है कि मैं अगर किसी से इख्तलाफ करता हूँ, वो झूठे केस में पकड़ा जाए तो मैं कहता हूँ ठीक पकड़ा गया, अगर झूठे केस से बरी हो जाए तो मैं कहता हूँ जी ये ज्यादती हो गई है। सर तब से शुरू हो जाएंगे। झूठे केस जिस नैब ने बनाया, आपका ख्याल है उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? इसमें मैंने तो पहले एट दी वेरी आउटसेट कहा है कि सिर्फ नैब ने ये केस नहीं बनाए, नैब को जो हुक्म दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से हुक्म आया, उसके जरिए हुए। तो ये चीजें इदारों को, अभी इदारों की बात हो रही थी, हमारे एक दोस्त बात कर रहे थे, अच्छी बात कर रहे थे, इदारों को खुद अपनी खुद तसावी करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। रेहान हाशमी साहब ने जो बात की एमक्यूएम के रहनुमा, उससे आप एग्री करते हैं? कब तक पाकिस्तान बनता रहे? साथ रहिएगा। शशि पलेजा साहब, आपने बात सुनी रिजवाना साहब की, मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि जी ये सारे केस झूठे थे, ऐसे ही बनाए गए, इनमें कोई जान नहीं थी, लेकिन आपको पता लग गया है कि मियाँ साहब के ये बच्चों ने किस तरह से सारे बनाए, दादा ने उनको दिया कतरी ख़त जो था, वो सारी रकम क्या पीपल्स पार्टी नहीं समझती कि उनके साथ विक्टिमाइजेशन हुई? और जिस तरह भी जब मियाँ साहब इस तरह से मसला आता है, बाहर जाना पड़ता है उनको, फिर वो आते हैं और केसेस ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। क्या पाकिस्तान में गवर्नमेंट में आना ज़रूरी है केसेस ख़त्म करवाने के लिए? और जो उनके ये जिस तरह से केसेस बनाए, आप भी समझते हैं सारे गलत केसेस थे? मैंने शुरू में यही कहा कि भाई हैसियत एक, यानी आपके इन्वेस्टिगेशन भी तो वही करता है ना, आपके जो है उसका एहतसाबी का इदारा है, तो नेचुरली भले कोर्ट से आए तो वो तो सारे हकायक या एविडेंस और सारे विटनेस वगैरह, वो तो जो भी प्रोसीजर है वो तो कंडक्ट तो होता ही नैब के उसमें है ना। देखिए, विक्टिमाइजेशन कहीं भी नहीं होनी चाहिए, तभी तो मैं कह रही हूं। आज हो रही है आज भी, क्या नैब का इदारा आज भी इस्तेमाल हो रहा है? उसामा, तभी तो मैंने कहा कि नैब को देखना होगा कि पहले किसी के साथ अगर ज्यादती हुई तो वो भी क्यों हुई, और उसको अपना वो ठीक करना होगा। ये हमारे अपने इदारे रहे हैं ना, कोर्ट्स भी हमारी अपनी है, दूसरे इदारे भी हमारे अपने हैं, लेकिन बात ये है कि हम यहाँ सिर्फ सियासतदानों पे डाल देते हैं, हम ये नहीं देखते कि इदारे भी अपने काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। किसी की आपको याद है मरियम साहिबा को, उनको जब अरेस्ट किया गया, भले कुछ दिनों के लिए किया गया या जो भी था, सबसे पहली आवाज बिलावल साहब ने जो है पिछली पार्लियामेंट में उठाई थी, उनकी पार्टी से भी ज्यादा, सबसे पहली भी। तो पीपल्स पार्टी तो बिलीव करती ही नहीं है क्योंकि हम खुद विक्टिमाइजेशन के पुलसराज से, अजाब से, जबर से गुजरे हुए हमारी लीडरशिप, और उसमें मैं ये जरूर समा बात रखना चाहूंगी कि वो भी केसेस पीपल्स पार्टी पर भी न किए गए गुनाहों की सजाएं हमने फांसी के तौर पे भी जो है वो उससे भी भयानक, उससे जबर से भी गुजरे हैं, तब क्यों नहीं आवाज उठाई इन सारे जो है लीडर्स ने, इन सूबों ने, इन लोगों ने, उनके जो है, क्योंकि उस वक्त आमरीत थी और उनके हाँ में हाँ मिलाई जा रही थी। अगर वो सिस्टम ना होता तो आज हम और आप इस नहज पर नहीं होते, ये बहस ही नहीं होती। और रिलीफ सबके लिए होना चाहिए, इंसाफ के दरवाजे एक आम इससे मुंह से खमीसे के लिए भी उनके बच्चे उनके जो है अजाबों में होते हैं, उनकी बेटियों को इंसाफ नहीं बढ़ते, वो साल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के एक विशेष सर्कल में फंस गए होते हैं। उसको ठीक कौन करेगा? उसमें सियासतदानों की जिम्मेदारी है, लेकिन जो बार बार वजीर आज़म बनते हैं उनकी भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा आप 100% दुरुस्त फरमा रही हैं कि हमारे अदालती निज़ाम को बेहतर करने की जरूरत है। रेहान हाशमी साहब, बड़ा सादा सवाल, मुझे नहीं बतौर जर्नलिस्ट समझ आ सकी कि दादा ने पोतों को किस तरह से ट्रांसफ़र कर दिया ये सारी रकम, क्योंकि ये प्ली ये थी कि जी वो दादा थे, उनसे सीधा पोतों को चले गई ये सारी जायदाद जो बरतानिया में बनी है, लेकिन उसके समझ नहीं आई कि वो गई किस तरह। ये आज तक सवाल यही है कि आप ट्रस्ट कैसे डेवलप करेंगे इदारों के ऊपर अपने, उसी सूरत में कर सकेंगे
जब किसी गलत फेल करने वाले के खिलाफ एक्शन होगा, इदारों के अंदर इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का प्रोसीजर होगा। एक तो पहलू ये है, इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और मेरा ख्याल है अब वो वक्त आ गया है कि मिनहसुल कौम हम चीज़ों को दुरुस्तगी की तरफ ना सिर्फ तमाम पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बालाए ताक होकर हम बेहतरी की तरफ राग़िब करने की कोशिश करते रहे मुश्तरका तौर पर। दूसरा पहलू इसका यह है जो आपने सवाल किया, इसकी जुज़ियात से मैं आगाह मौसर तरीके से नहीं हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत सतही मालूमात है वो ये है कि वो मियाँ साहब की फैमिली इस हवाले से बहुत मुतमईन है। मुख्तलिफ दौर में जो मैंने देखा कि, और इसकी ज़्यादा बेहतर रजवाना साहब भी बता सकेंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सबूत और शवाहिद कौम के सामने लाते रहे। मेरा सब्जेक्ट भी ये नहीं है अभी। ठीक है। मेरा सब्जेक्ट तो ये है कि जनाब 4 साल तक 5 साल तक जो पूरी मिल्लत को, पूरी कौम को, पूरी पाकिस्तानी कौम को बैनुल अक़वामी तौर पर बदनाम किया जाता रहा कि पाकिस्तान भाई वजीर आजम कोई रहा है तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा होता है, आप चाहे वो कोई भी रहा हो, उसको इस तरह सरेआम बैनुल अक़वामी तौर पर तजलील का शिकार बनाना पूरी कौम की तजलील है। ये क्यों हुआ, इसके जवाबात कौन देगा? बिल्कुल सही, तजलील करने वाले ताकि आइंदा किसी के साथ ये ना तजलील किया। ठीक है रिजवाना साहब, पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ साहब कह रहे हैं, राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली, वो कहते हैं जी इम्कान है इलेक्शन के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी मखलूत हुकूमत बनाएंगे। आपको भी इम्कान नजर आ रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है सिंपल मेजोरिटी किसी को नहीं मिलेगी और फिर एक दफा पीपल्स पार्टी के साथ चलने के लिए नून लीग तैयार है। सबसे पहले तो मैं माजरत के साथ जान की अमान पाऊँ, आपने अभी तबसरा जी मनी ट्रेल नहीं दे सके तो आप तो लगता है नैब के गवाह भी बन गए, जज भी बन गए। भाई आपको केस की फाइल का नहीं पता, हमने केस की फाइल पढ़ी हुई है, हम कोई प्रेजुडिस नहीं है, अगर कोई गुनाह हो तो बंदे को कहना चाहिए हुआ है। सर आप ये इसलिए अर्ज कर रहा हूं सर, आप मेरे में इजाफा फरमा देना। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने तो कहा है मुझे नहीं पता। आपने बात की, आपने कहा मनी ट्रेल तो फिर भी नहीं है। आपको ये बातें नहीं करनी चाहिए, अब तो फैसला हो गया, हालात सामने आ गए। उसी फैसले की बुनियाद पर, जिस फैसले पे मरियम नवाज जो है सजा हुई, उनके खिलाफ फिर अपील मंजूर हुई, उस अपील के खिलाफ, बरीयत के खिलाफ कोई अपील नहीं हुई। तो मेरी ये गुजारिश होगी खुदा के लिए, ये मीडिया में ये चीजें जो है ना, जो अब इस तरह के फैसले हो गए उस पर लाइव टेलीविजन है, आप फरमा दें ताकि रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा, पूरी कौम को पता लग जाएगा, वो रिकॉर्ड में मौजूद है, आप बता दें, चूंकि मेरे में नहीं है। प्लीज सबर से मैंने कह दिया, आपको वजाहत कर दी, तो इसकी बहस को हम क्लोज कर देते हैं। किसी दिन इसी प्रोग्राम रख लेंगे, मैं केस की फाइल ले आऊंगा, आप अपने मफरूजों में काम कर लेना। अब पीपल्स पार्टी की और मखलूत हुकूमत की बात हो रही है, आने वाला वक्त बताएगा, ये ऐसी कौन सी बात है, आने वाला वक्त बताएगा। जैसे हालात होंगे पाकिस्तान की, जो लार्जर इंटरेस्ट होगी, अगर खुदा न खास्ता या अल्लाह करे कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो भाई नॉट पहले भी चल चुकी है हुकूमत। मगर ये नहीं है कि मखलूत हुकूमत जब तक हो तो सारी ठीक है, अब जब मखलूत हुकूमत से निकले तो मखलूत हुकूमत में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो ठीक नहीं थे, बाकी सारे वजीर भी ठीक थे, तो इस तरह की नहीं चलेगी। सारी सक्सेस और सारी फेलियर फिर मखलूत हुकूमत को ओन करनी पड़ेगी। मैं बड़ी असूल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, शशि फिरोजी साहबा तैयार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? राजा परवेज साहब कह रहे हैं जी आगे भी मखलूत हुकूमत, लेकिन इस दफ़ा फिर अगर बनी तो आप ओन करें, ये ना हो कि कहें जी कि जी जो मीठा मीठा था वो हप कड़वा कड़वा थू। देखिए उस समय पहले तो मुस्लिम लीग नून के हमारे साथी सीनियर हैं और जो भी हैं, मैं सिर्फ उनको रजवाना साहब की बात नहीं, उनको थोड़ा तैमुल के साथ, क्योंकि अब उनको माशाल्लाह दूसरे लोगों, आम लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहे, इनको मिल रहे हैं। भला कोई उस पर नाखुश कोई भी नहीं है, हम तो कहते हैं इंसाफ है। तो वो आपने भी अगर कोई सवाल कर दिया तो उस पर एग्रेसिव होने की मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं। और सवाल उठेंगे, लोग पूछेंगे सवाल, सियासतदानों को सवालात के लिए हमेशा, बल्कि सबको उसमें होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। लोगों का काम ही है क्वेश्चन करना और अपनी आवाज उठाना। तो उसमें ठीक है, एक चीज अगर जस्टिफाई आप कर सकते हैं तो अभी तभी तो हम कह रहे हैं कि भाई अगर यही मामला था तो पहले क्यों उनके साथ विक्टिमाइजेशन किसी के साथ हो। देखें, ये मखलूत हुकूमत बिल्कुल हम हरीफ भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, फिर सीओडी से मोहतरमा साहिबा ने सबने, तो हमारे लिए वो हुक्म था, हिदायत थी, तो हम बैठे भी, हमारे लोग उनके साथ। हालांकि पुलों से के नीचे पानी भी बहुत बह चुका था और बहुत ज्यादतियां हुई पीपल्स पार्टी के साथ, इंसाफ इस तरह कभी हमें नहीं मिला, शहादतें हुई, विक्टिमाइजेशन हुई, रेल हुई 11 साल 14 साल। अब ये है कि जमहूरियत पे अगर कोई यकीन रखता है और आइन की बात करता है तो हम बिल्कुल 2 पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे उनके साथ बैठते भी रहे हैं, 3 पॉइंट पे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं
मुल्क की बात करती है, कौम की, लोगों की बड़ी बात ये, और लोगों के ही कंधे इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। तो ये कबल वक्त होगी बात, लेकिन हमने हमेशा कहा है, आज भी चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा है कि नफरत की फिजा को खत्म करना होगा। और जो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अगर सियासतदानों की नहीं है, कहीं और से भी आ रही है, उसको भी खत्म करना होगा। लेकिन शुरुआत जो है सियासत से करनी होगी, और नफरत की नहीं, हमें गुर्बत और महंगाई, ये इश्यूज जो है न सिर्फ पाकिस्तान के पूरे रीजन के हैं, तो उसके लिए विजन भी उस तरह का रखना होगा, आगे बढ़ना होगा। और मुश्किल हमने पहले भी फैसले किए हैं, और फैसले जो है सोच समझ के करने होंगे, ताकि पार्लियामेंट पे भी यकीन हो लोगों का, और जो है इदारों पे भी यकीन रहे। एमक्यूएम तैयार है। रेहान भाई, आप समझते हैं जिस तरह पीडीएम में पीपल्स पार्टी के साथ थे सब मेंबर्स, आप भी काबीना का हिस्सा थे, इकट्ठे होकर हुकूमत बनाई थी। अब सिंध में चलें, फिर एक दफ़ा हम देख सकते हैं कि एक अलग ग्रुप बनता नजर आ रहा है, नून लीग और आप मिलकर सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है। लेकिन सेंटर में फिर अगर ऐसा वक्त आता है तो आप साथ बैठेंगे पीपल्स पार्टी के भी? देखें, जो प्राइम मोटिव है वो है मफाहमत और इत्तेफाक राय। हमारा कोर कंसर्न ये है कि बिलखसूस सिंध में और बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में, और उसके लिए बेटरमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बुनियादी तौर पर थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को मजबूत करने के हवाले से है, और उसके लिए उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए मुबाहिसे की और 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। और ये इत्तेफाक राय और मफाहमती अमल असेंबली में नजर आना चाहिए। बुनियादी तौर पर हमारी जो डिलाइबरेशंस और नेगोशिएशंस, डायलॉग्स और सिटिंग्स हो रही हैं, और जो इत्तेफाक राय हुआ है मुस्लिम लीग नून के साथ, वो यही हुआ है। अच्छा, अगर हम ये समझते हैं कि अगर रूट लेवल डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मजबूत हो रही है, और जमहूरियत पसंद तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो जमहूर को तवाना और ताकतवर देना चाहती हैं और निचली सतह तक इख्तियारात की और जमहूरियत की मुंतकली चाहती हैं, तो हमारे इस फिनोमिना और जो हमारा बयानिया है उसको फेवर करेंगे। तरीक़ाकार अलग हो सकता है, उसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल मुबाहिसे के जरिए किया जा सकता है, लेकिन जो कोर हमारा ऑब्जेक्टिव है कि निचली सतह तक अवाम को काउंसलर लेवल तक इख्तियारात की मुंतकली हो, और वो वसाइल जो कि 18वीं तरमीम की वजह से सूबे मरकूज कर लेते हैं, या तो सूबा खुद इस बात का तहिया करे कि जनाब। रेहान हाशमी साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये जो आप, और 3 तजावीज़ भी कहा जा रही हैं कि विफाक से सीधा फंड्स जो हैं वो बल्दियाती या शहरी हुकूमत को दिए जाएं। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ससी पिल्लूजी साहब से भी लेंगे। रफ़ीक रिजवाना साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब, हमारे साथ थे। रफ़ीक रिजवाना साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद यही बात ससी पिल्लूजी साहब से पूछेंगे कि एमक्यूएम कह रही है कि जी 3 तरमीम होनी चाहिए 18वीं तरमीम के हवाले से भी, कि विफाक से सीधा फंड शहरी हुकूमतों में है। पीपल्स पार्टी क्या कहती है, ब्रेक के बाद जानेंगे। अब पता चला। ब्रेक से पहले एमक्यूएम के रहनुमा रेहान हाशमी साहब कह रहे थे कि विफाक से डायरेक्ट फंड्स आने चाहिए शहरी हुकूमतों को। ससी पिल्लूजी साहब हमारे साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। ससी साहब, आप क्या कहती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है? जिस तरह आपने कहा कि आगे इकट्ठे चला जा सकता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी कह रहे हैं कि आइन ने हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, इसमें बहुत इबाहम है। लेकिन इस सवाल से पहले मैं चाह रहा हूँ कि राना एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया, मैं उनको वेलकम करता हूँ। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन ससी साहब, पहले आप इसका जवाब देते, फिर मैं राना साहब से भी इस बारे में बात करूँगा। और ये भी कि एमक्यूएम ने आइन में 3 तरमीम तजवीज़ की हैं, तो पीपल्स पार्टी भी ये गुंजाइश पैदा करेगी कि बराह रास्त जो फंड्स आ रहे हैं अब सूबों के पास, वो बजाय इसके कि सूबों को दिए जाएँ, विफाक बराह रास्त वो शहरी हुकूमतों को दे दे। उसामा साहब, पहले बात ये पेटी किस्म की मैं डिस्कशन में जाकर जो सूबों थोड़ा बहुत भी नफरत की फिजा में, पोलराइजेशन की फिजा में, डिवाइड एंड रूल की फिजा में थोड़ा बहुत तवाज़ुन है, ये 18th अमेंडमेंट जैसी चीजों का ही है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आप समझते हैं, आपकी नजर भी मीडिया की माशाल्लाह होती है, सियासतदानों में तो फिर भी कदूरतें वगैरह आ जाती हैं छोटी छोटी बातों पे। देखना होगा कि पाकिस्तान एक सूबे का नाम है, एक पार्टी का नाम है, या सारी इकाइयों का नाम है। अगर फेडरेशन को स्ट्रेंथन करना है तो फिर ज़िया की बाकाया, चाहे आइन में हो या किसी और रूप में, उसको खत्म करना पड़ेगा। और 18th अमेंडमेंट जो है सिर्फ नाम की 18th अमेंडमेंट, डेवोल्यूशन निचली सतह के तो सोच हमने तो दी थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस लिस्ट खत्म नहीं हुई। आई वुड से द 18th अमेंडमेंट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पैकेज था, जिसकी तलब जो है किसी एक शख्स, सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब की नहीं थी। ये डिमांड जो है, जो वली खान के एनपी और पूरे खैबर पख्तूनख्वा से भी आ रही थी। ये डिमांड मेंगल और मालिक बलोच के सूबे से भी आ रही थी। ये डिमांड सिंध की
सरजमीन से भी आ रही थी। देखें, और पंजाब एनएफसी से सबसे ज्यादा तो आप अभी रिपोर्ट बना के देखें ना उसका जायजा, तो पंजाब को हुआ है, और अच्छी बात है क्योंकि पंजाब वैसे भी वफाक में भी वही गवर्नमेंट होती है, नीचे भी सबसे ज्यादा पंजाब को हुआ है फंड्स के हवाले से। मैं बताऊं 18th अमेंडमेंट का जो है उसमें आपके गंद जो फैला के गया था जनरल जिया, लोगों को फांसियां देने के अलावा, अजाब देने के अलावा, उसको साफ किया है हमने मुख्तलिफ आर्टिकल्स की सूरत में। बिल्कुल ठीक है, अगर आप इजाजत दें, अभी भी जो है उसकी डेवोल्यूशन प्रोसेस पूरा नहीं है। अच्छा। तो एमक्यूएम वाले भाई हमारे, अभी वर्ल्ड बैंक भी वही लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है माशाल्लाह, जिसको आज रजा रबानी साहब की स्टेटमेंट को मैं सराहती हूँ, उन्होंने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है। और ये इंटरनेशनल जो है मॉनिटरी इदारे जो है वो भी ऐसी बातें करें कि पाकिस्तान को मफलूज भरी नहीं बनाना है। नहीं शशि साहिबा, आपकी बातें तमाम दोस्त हैं, लेकिन जरूरी है कि इकाइयों की बात हो। नहीं मुझे सिर्फ इतना, मैंने दूसरे मेहमानों की तरफ जाना है। मुख्तसरन फरमाइएगा कि अगर विफाक बरह रास्त अगर सूबों को फंड दे रहा है तो शहरी भी तो जो इलाके हैं वो उसी सूबे के हैं, वही लोग हैं, उसी सूबे के लोग हैं वो भी, तो शहरों को अगर वो बरह रास्त फंड देंगे तो इसमें क्या मसला है? साहब पहले तो अप्रिशिएट करें कि पीपल्स पार्टी कम से कम इलेक्शन तो कराती है, पीछे भाग गई, नून लीग भी उससे जो है कतराती है, एवरीबॉडी नोज दैट। 18th अमेंडमेंट में भी कम से कम बलियाती इदारे बनाती आपका क्रेडिट बनता है 18th अमेंडमेंट में, कोई शक नहीं। और भी निचली सतह पे जो भी हो सका वो कर भी रहे हैं, किया भी, तभी तो वोट पड़े, तभी तो मेयर हमारे आए। सही है। अच्छा, भाइयों को ये बात अच्छी शायद कुछ लोगों को नहीं लग रही। ठीक है राना साहब, एमक्यूएम के साथ चलने का फैसला हो चुका है। पहले भी ये हुआ कि एक रिटन एग्रीमेंट हुआ था और नून लीग उसमें गारंटर थी, लेकिन फिर वही इख्तलाफात हमने देखे। इस दफा अगर इस तरह की कोई शराइत आती हैं तो पहले ही उनको निपटाया जाएगा या हुकूमत में जाकर फिर इस चीज को देखा जाएगा कि जी बराह रास्त विफाक से फंड्स, क्या ये काबिल अमल है? ये देखिए, सबसे पहले तो ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू ये सारे मामलात होने, तो इंशाल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि हम एक अच्छा नंबर लेंगे। लेकिन हम एज ए कॉन्सेप्ट इस चीज से एग्री करते हैं दो चीजों से। देखें, लोकल बॉडी सिस्टम जो है वो सबसे इफेक्टिव प्लेटफॉर्म होता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी का, और वो पाकिस्तान के अंदर जितना भी हम क्रेडिट लें, हम लें, पीपल्स पार्टी लें, लेकिन ये हकायक है कि लोकल बॉडीज लॉ भी अमेंड किए जाते हैं इलेक्शन से पहले। उसका मकसद ये होता है कि सूबाई हुकूमतें टोटल कंट्रोल में हों लोकल बॉडीज के, और फिर उनकी जो फंडिंग है वो भी मरहून मिलत होती है सूबाई हुकूमतों के। तो ये हम दो चीज़ों से मुत्तफिक हैं कि कंटिन्यूटी ऑफ लोकल बॉडीज नंबर 1, नंबर 2 फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ लोकल बॉडीज जो हैं उनको इंश्योर होना चाहिए है। और जो एमक्यूएम की डिमांड है कि उसको एक आईनी कवर मिलना चाहिए है, उसके साथ हम जरूर एग्री करते हैं कि पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू ये मामला गुजरेंगे और हम इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे। देखिए, जो रूह है 18th अमेंडमेंट की वो ये है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो। डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का पहला जो मरहला था कि वो वफाक से सूबों में गई, बिल्कुल गई, लेकिन सूबों से वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं गई। और ग्रास रूट लेवल तक जब आप डिलीवरी के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन ना करें तब तक आप मेरे ख्याल से हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, इन मामलात के ऊपर उस तरीके से ग्रिप नहीं कर सकते। तो ये एज ए कॉन्सेप्ट बिल्कुल एग्रीएबल चीज़ है, पाकिस्तान के मुफाद में है, 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक है। ठीक है। अच्छा रेहान साहब, ये फरमाइए कि अब ये काम तो तब होगा जब 2/3 मेजॉरिटी आएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर पीपल्स पार्टी का साथ आपको चाहिए होगा कि अगर इतनी मेजॉरिटी सब मिलकर नहीं लेते तो पहले आप क्यों नाकाम रहे अब तक ये मामला तय करने में? हुकूमत का हिस्सा भी कई दफ़ा रहे, अब तो मेयर भी कराची का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, लोगों ने उनको मैंडेट भी दे दिया है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं हो जाएगा? पहले भी हमने पीडीएम में देखा आपकी ख्वाहिशात थी लेकिन वो उस तरह से पूरी नहीं हो सकी, और अब भी आईनी तरमीम के लिए तो 18वीं तरमीम के में अगर कुछ भी करना है आइन में तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये मेयर का इलेक्शन और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन से एमक्यूएम ने बाइकआउट किया, उसकी वजह ये थी कि हमारी रिजर्वेशन थी कि पीपल्स पार्टी के दोस्त एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन कमीशन के जरिए डिलिमिटेशन में हेरफेर करना है, और वो वक्त ने साबित भी किया। बाद में हुआ क्या कि 53 यूसी के करीब इजाफा भी हुआ और उसके ऊपर हमारी रिजर्वेशन थी। फिर दूसरा आर्गूमेंट ये है कि जिस जगह से 15,000 वोट लेकर अगर यूसी चेयरमैन बनता है तो क्या आप मुनासिब समझते हैं इसको कि 2,000-1,500 वोट लेकर जो मुंतखब हुआ हो तो क्या वो सही मायने में नुमाइंदगी कर रहा है? ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखें। तीसरी बात ये कि राना साहब ने बिल्कुल वही बात कही है जो कि बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की ज़रूरत है। क्या हम ताकतवर तरीन
पॉलिटिशियंस, सियासतदानों के हाथों में ही ताकत और इख्तिदार, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस देकर रखना चाहते हैं कि सूबे के अंदर जो ताकतवर तरीन लोग हैं वो पावर्स अपने पास रखें और निचली सतह तक जहां पर आवाम को डिलीवरी होनी है वहां तक वसाइल नहीं दें। उसकी मिसाल दूं, तकरीबन 10 साल से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड्स नहीं हुए हैं सिंध में, तकरीबन 10 साल होने को हैं, और अरबों रुपए वाजिबुल अदा हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक उतरने थे। अब हम बात कर रहे हैं, मैं समझ गया, मुझे थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा, सिस्टम में आता हूं, मुझे थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा कि अगर ये होता है कि पंजाब की सीटें ज्यादा हैं आबादी के लिहाज से, तो अगर इस तरह की हुकूमत आती है तो उसके पास फिर इख्तियार होगा कि वो सूबे में किसको कितने फंड्स दे रही है, तो फिर ये सुबाइयत वाला मामला ना खराब हो जाए जो सस्सी साहब ने बात की थी कि जी हमसे इख्तियार ले लिया आपने सूबों से। जी 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 जी, उसी सूबे के अंदर किसी यूसी चेयरमैन के सिंध में किसी लाड़काना के यूसी या काउंसलर के पास अगर इख्तियार होगा तो क्या मुज़ायका है, या केपीके के किसी शहर में किसी यूसी के चेयरमैन या काउंसलर के पास इख्तियारात और वसाइल होंगे तो क्या हर्ज है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बुनियादी तौर पर पूरे पाकिस्तान के लिए, कहीं पर भी ये नाम नहीं है कि एमक्यूएम के लिए है या कराची के लिए, हम तो बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में यकसा अंदाज में डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटीज होनी चाहिए। इसमें क्या मुज़ायका है अगर लोगों को उनके डोर स्टेप पर मसाइल उनके हल होते हों, और उनके वो जो तनासुब है जो फेडरल गवर्नमेंट देती है वो भले से प्रोविंस ही दे, लेकिन प्रोविंस को मिसाल के तौर पर आर्टिकल 140A में अभाम है। वो अभाम यह है कि वो कहता है कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स होनी चाहिए, अथॉरिटीज होनी चाहिए, फाइनेंस होने चाहिए, सूबे शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू डेलीगेट। लेकिन उसके बाद आर्टिकल 140B नहीं है, उसमें यह नहीं है कि जनाब जो सूबे नहीं दें, जो फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात निचली सतह तक नहीं दें तो उनके साथ क्या करना चाहिए, क्या उनके कदगन लगानी चाहिए, इस तरह के मामलात हैं। जरूरी नहीं कि 18वीं तरमीम में कोई रद्दो बदल हो, 18वीं तरमीम की रूह डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की थी, ये तो बाहम इश्तराक, मुशावरत और मफाहमत से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी। बिल्कुल सही। जी जी ससी प्लेज साहब, उन्होंने काम आसान किया कि तरमीम की भी जरूरत नहीं है लेकिन इख्तियारात बस दे दी जाए। जी ससी साहब, देखिए निचली सतह तक इख्तियारात के लिए तो 18th अमेंडमेंट है, तभी तुम कह रहे हैं कि ये बाकी जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 2 में आप देखें तो अगर मैं सिंपल सी मिसाल सिर्फ दूं, ऑटोनोमस जो हमारी अथॉरिटीज हैं उसमें ही देख लें आप, वर्कर वेलफेयर फंड्स में ही देख लें आप, पोर्ट्स के हवाले से देख लें, बहुत सारे ग्रे एरियाज अभी हैं, बल्कि डेवोल्यूशन हुई ही नहीं है क्योंकि हमारे एमक्यूएम के साथी जो है मुशर्रफ फार्मूला पर ज्यादा कंफर्टेबल थे, अमरीती अदवारों में खुश होते थे, अभी भी हार देखकर अपनी जो है बलदियाती इलेक्शन से वो चले गए, गिव अप किया उन्होंने, पीपल्स पार्टी जीत के आई है जोरदार किस्म के। पहले तो वो अपनी इत्तेहादी नून लीग से पूछे कि वो बलदियाती इदारों में यकीन भी रखती है, उसके इलेक्शन भी कराएगी, या पीटीआई में ये बैठे थे फिर भी इलेक्शन नहीं हुए, पीटीआई ने भी नहीं कराए थे, हमने कम से कम इलेक्शन कराए हैं और लोगों ने हमें रेस्पॉन्ड किया है, हमने मेगा प्रोजेक्ट्स दिए। बाकी 18th अमेंडमेंट मियाँ साहब को मैं बिल्कुल, हमारे मियाँ साहब जो है वो मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, इत्तेहादी भी रहे हैं, हम माजी में आरिफ भले रहे हों, लेकिन हम रेस्पेक्ट का एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट का बहरहाल हम पीपल्स पार्टी कभी भी उस पर नहीं जाती, बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करती, वो हम एहतराम का रिश्ता हमेशा बरकरार। तो उसमें मैं नहीं उसामा पूछना चाहती हूँ मियाँ साहब की पार्टी से भी कि मियाँ साहब अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने कहा इस वक्त पाकिस्तान की नफरत अंगेज और पोलराइजेशन में एक भरी हुई डिवाइड एंड रूल वाली फिजा में जो थोड़ा बहुत तवाजुन है वो 18th अमेंडमेंट और एनएफसी की ये सारी चीजें हैं, ये थोड़ी सी यहाँ से डिसमिस हो गई। तो पहले तो आवाज जी बलूचिस्तान से, सिंध से और सारे पाकिस्तान से, ये कहाँ जाएगी पार्लियामेंट, कहाँ जाएगी ये सारी चीज, ये चीज अफोर्ड कोई कर ही नहीं सकता। सही है, दूसरी चीज ये 2/3 मेजॉरिटी सिर्फ फरहाना सनाउल्लाह साहब के ख्वाहिश से नहीं आ सकती, उसके लिए सूबों को वही बताना और रियलाइज कराना होगा कि आपकी अहमियत है। पाकिस्तान का मतलब है कि फेडरेशन में ये सारे सूबे उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, उनके सारे जो है जो भी आपके आइन में गारंटी दी गई है, जो 23 मार्च हम सेलिब्रेट करते हैं उसके तहत जो है वो नहीं, तो 18th अमेंडमेंट के तहत 18th अमेंडमेंट यकीन करें ये नहीं होती। मैडम आपका पॉइंट आ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। आपका ये थोड़ा बहुत बैलेंस नहीं होता, आपने जो सवाल पूछा रहने की काबिल भी नहीं होती। 18th अमेंडमेंट को अगर इंटरनेशनल किसी प्रेशर में आकर कोई छेड़ रहा है, अगर यहाँ इंटरनल हो रही है बात, एनएफसी में फार्मूले में पूछ लेता हूँ प्रोविंस सेंट्रिक हो रही है चीज, तो ये बात मेरी सुन ले, मैं तो मेरे ख्याल में बात कर सकती हूँ, लेकिन एहतजाज जो हमारा होगा,
जो लोग उठेंगे वो मेरे ख्याल में वो कोई भी नहीं कर सकता इस हवाले से। चलें उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये चलिए इजाजत दें मुझे, छोड़ दें आप। जी ससी साहब आपका पॉइंट आ गया, बड़ी पार्टी है, उनको रोज हम कभी साझेदार की बातें सुन रहे हैं। राणा साहब जवाब देना चाह रहे हैं, सुन रहे हैं हम। जी सुन रहे हैं आपको थोड़े बिल्कुल के जो है वो। चलिए ससी साहब बहुत शुक्रिया, तैयार नहीं है जी मेरे पास वक्त कम है। बच्चों से हम देख रहे हैं ससी साहब बहुत माजरत, ससी साहब मुझे बहुत माजरत, मुझे सवाल राना प्लीज 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 ससी प्लीजो साहब आपका शुक्रिया, रेहान आशमी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब जल्दी से इस बारे में फरमाइएगा, आपने सुन लिया वो ससी साहब है तो वो कह रही है ज़रा सी भी छेड़छाड़ की इस मामले में तो आप मामला नहीं संभाल सकेंगे। अब देखिए एक तरफ आपके साथ इलेक्टेबल्स आ रहे हैं, एक लग रहा है कि नून लीग की हवा बनी हुई है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि इम्तिहान भी साथ बन जाएंगे। अभी तो मैंने सवाल करना था कि जी कुछ लोगों को इतराज़ है नून लीग में भी काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट का दूसरा, लेकिन जो सस्सी साहब ने कहा आपने सुन लिया कि वो पीपल्स पार्टी के क्या जज्बात हैं। ज़ाहिर है कि सिंध में 15 साल से उनकी हुकूमत है और शायद आसान नहीं होगा कि ये कहा जाए कि अगली दफ़ा हुकूमत ही बना सकेंगे, तो वहाँ से बड़ा टफ टाइम मिल सकता है। वो कह रही ज़रा सी छेड़छाड़ का सोचना भी नहीं। देखिए पहली बात कि ये PMLN या MQM ने मिलके बैठ के तो ये जो है तरमीम नहीं कर लेनी ना, ये तो इसका एक प्रोसेस है, पार्लियामेंट के थ्रू होगा, तो उसके ऊपर हम आपस में मिलके काम करने के लिए तैयार हैं। दूसरा मुझे ये नहीं समझ आ रहा जो ये शोर मचा रही है इतना ज्यादा, ये तो कोई भी एतराज नहीं करेगा जब पावर ग्रास रूट लेवल पे आप देंगे या श्योरिटी आप देंगे कि कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी और उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी, तो ये तो कोई भी इतराज नहीं करेगा इसका। ये तो एक ऐसी चीज मिसिंग है पाकिस्तान की जमहूरियत से जिसको आप इंश्योर कर रहे हैं कि वो चलती भी रहे और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी मिले, तो ये तो ऐन 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक है। और ये बात वही आ जाती है कि पार्लियामेंट के थ्रू होना है, तो ये बहस मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या पॉइंट वो रेज कर रहे हैं। वो थोड़ा अगर मैं सही समझ सका हूँ वो ये शायद कि जी जो पंजाब में हुकूमत बनाता है वही सेंटर में हुकूमत बना लेता है, फिर वो आप समझ रहे हैं कि वो सूबाइयत का फिर मामला आ जाएगा कि जी वही फैसला कर रहे होंगे गवर्नमेंट। मिसाल के तौर पर नून लीग फैसला कर रही होगी कल को कि जी कहाँ किस सूबे में कितने हमने फंड्स देने हैं, तो वो सूबे का इख्तियार चला जाएगा कि आगे बल्दियाती, तो ये कहेंगे जी वो डायरेक्टली वहां से कंट्रोल हो रहा होगा, तो वो जो 18वीं तरमीम की रूह है वो मारी जाएगी कि सूबों के पास इख्तियार होना चाहिए अपने सूबे को चलाने का, उस हुकूमत के पास होना चाहिए। नहीं देखें मेरे ख्याल से ये इस तरह, ये तो जब आप बैठेंगे मिलके कंसेंसस डेवलप करेंगे तो फिर आप एक मैकेनिज्म पे आएंगे, फाइनेंशियल पावर्स किस तरीके से डेलीगेट होंगी, तो ये मेरे ख्याल से ये प्रीएम्प्टिव इसको कहना कि ये नो एरिया है कि एक है पाकिस्तान की सियासत में कि लोकल बॉडीज जो हैं वो ना ऑटोनमस हैं ना उनकी कंटिन्यूटी बरकरार, अगर तो है तो बता दे, नहीं है तो उसके ऊपर अगर बात कर रहे हैं कि उसको बेहतर कैसे करना है, तो ये तो इसको तो वेलकम हर एक को करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, आपने मकदिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। अब बात करेंगे जनाब हम निगरान वज़ीर दाखिला सिंध जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हाजिर नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को 1 साल हो गया आर्मी चीफ बने हुए। हम नज़र डालेंगे 1 साल में क्या क्या चैलेंजेस थे, किस तरह से उनका सामना किया है आर्मी चीफ ने। ब्रिगेडियर साहब आप इस वक्त ज़ाहिर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं सिंध में, निगरान वज़ारत दाखिला आपके पास है, आपका फ़ौज में भी लंबा अरसा गुजरा, बतौर ब्रिगेडियर आप रिटायर हुए। आप इस 1 साल को किस तरह देख रहे हैं आर्मी चीफ की परफॉर्मेंस को? I think Chief Army Staff जनाब आसिम मुनीर का ये साल has been very hectic but very fruitful और purposeful। जिस environment में उन्होंने टेक ऑफ किया, you know कि कितनी अनसर्टेनिटी थी और उसके बाद कितनी प्रॉब्लम्स हुई, जिन हालात में टेक ओवर किया उस वक्त के हालात के बाद आप देखेंगे 9 मई का जब इंसिडेंट हुआ उस वक्त कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं और किस तरीके से आई थिंक नहायत उम्दा हिकमत अमली से मैं ये कहूँगा कि उन्होंने और बहुत रिस्ट्रेन शो करते हुए चीफ आर्मी स्टाफ ने और उनके मुसल्लह फ़ौज ने जो 9 मई की कोशिश की गई कि खुदा न खास्ता मुसल्लह फ़ौज में कोई आपस में इनवर्ट की प्रॉब्लम्स हो जाए या फ़ौज कोई प्री मैच्योर एक्शन अवाम के साथ कर दे जिससे और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाए, उसको एक्सप्लॉइट करे PTA गवर्नमेंट, वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया और बहुत ही मेरे ख्याल में इवेंटफुली असर है। उस दौरान में आपने देखा कि दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो भी बल्कि अब ज़्यादा उससे ज़्यादा हो चुकी हुई है। देन ही टुक ओवर कमांड, उस वक्त काफ़ी चैलेंजेस थे, इकॉनमी बहुत बुरे हाल में थी। ही विजिटेड, अगर आपको याद हो वो चाइना भी गए हैं, उसके बाद सऊदी अरब गए, दुबई गए, वहाँ से उनसे काफ़ी इकॉनमी के ऊपर बात की और वहाँ से पैसा भी लेके आए, जो कि अभी तक आज भी आपने देखा कि सऊदी अरब ने इसको 1 साल के लिए और एक्सटेंशन कर दिया, पैसा रखवाया स्टेट बैंक पाकिस्तान में। फिर ओवरऑल आपने देखेंगे उन्होंने कितनी ही एक
बेस्ट हमदमनी से हालात को ठीक किया और आज पाकिस्तान की इकॉनमी रिवाइव हो रही है। सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, विच आई ऑलवेज से द बेस्ट इनिशिएटिव फॉर पाकिस्तान नेशन बिल्डिंग, पाकिस्तान की इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए और अन्य हमारी नस्लों के लिए बहुत काम किया, वो है कि एचसिम्स से SIFC जिसमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई गई, फिर लिंक बनाई गई, लैंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट बड़े अच्छे तरीके से काम करे। 83,000 एकड़ के एरिया को ग्रीन कर दिया गया है और इसमें ये सारा इनका इनिशिएटिव है। जो मेरे ख्याल में ये जितना भी क्रेडिट दिया जाए, जितना पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, हर एक को इसमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए और वो उसी तरह अभी तक उसी जील और एफिशिएंसी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और दिन ब दिन ये आगे चलता जा रहा है। और ये बहुत ही स्पीड पे आपने देखा 4 इसके मेन पिलर थे। नंबर 1 था ग्रीन पाकिस्तान, नंबर 2 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस पर बहुत काम हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बन रही है जो कि पहले नहीं थे। इससे इतनी पाकिस्तान में यकीन करें 3 से 4 साल में हम $100 बिलियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अर्न कर सकेंगे। बच्चों को रोजगार मिलेगा, कोई इंडस्ट्री की जरूरत नहीं। आप ये देखें कि सिर्फ आपने घर में बैठ के 2 बच्चों ने अपना काम करना है उसके ऊपर, ई-कॉमर्स के ऊपर, और दुनिया की सेल अप कर सकते हैं और अपना रोजगार कमा सकते हैं विदाउट पेइंग फॉर ऑफिस एक्सपेंडिचर अननेसेसरी। यू नीड अ लैपटॉप एंड दैट यू हैव टू वर्क ओवर इट। थर्ड इज सबसे इम्पोर्टेंट, माइंस एंड मिनरल्स। सिंध में, बलोचिस्तान में मेरे ख्याल में जितनी मादनियाँ, जितने मिनरल, इट इज़ ओवर $6 ट्रिलियन और ये बलोचिस्तान में भी आ रहे हैं। इसी के ऊपर आपके सामने अभी चीफ आमिर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर गए यूएई में जाके, उन्होंने ये $15 से $20 बिलियन आ रहे हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इसके अंदर। और दूसरा जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ज़्यादा इंटरेस्टेड है इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। ये अनएक्सप्लोर्ड हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमने, तो साथ ही साथ दहशतगर्दी, फिर उसके बाद विजिट्स, उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप की वजह सारा जो उनकी वजह से किया गया है, इसको देखें तो ये बहुत ही रिवॉर्डिंग ईयर है चीफ आमिर साहब के लिए और खुदा का शुक्र करना चाहिए कि वी गॉट अ चीफ परफेक्शन चीफ आमिर साहब जो इस वक्त इतनी तंदही से दिन रात, आप देखें कभी वो पटना में होते हैं, कभी वो नॉर्दर्न में होते हैं, कभी बलोचिस्तान में होते हैं, एवरीवेयर ही इज प्रेजेंट। कभी कराची में आई नो आके एपिस कमेटी की मीटिंग कर रहे होते हैं और उसमें अपनी पॉलिसी बता रहे होते हैं, देन रेगुलर मीटिंग हो। तो आई थिंक और मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अच्छा साल है। दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सेहत उनको हिम्मत दे कि और वो और तरह से काम करें। पाकिस्तान के लिए भी और ज़्यादा एफर्ट, आपके सामने ये कुवैत भी जा रहे हैं, बहरीन जा रहे हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी, सऊदी अरब में भी और इन्वेस्टमेंट करनी है। वी एक्सपेक्ट अनबिलीवेबल अमाउंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिलेक्टेड टू पाकिस्तान। उससे नॉट ओनली इकॉनमी होगी, आपकी बिजनेस जनरेट करेगा, निकलेगा, इकॉनमी रिवाइव करेगी, जो नौजवान को रोजगार मिलेगा। तो आई थिंक इस लिहाज से बहुत ही इवेंटफुल ईयर है और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस है। लेट्स होप कि इंशाल्लाह इस तरह आगे चलते हैं। जी, जिस तरह आप फरमा रहे हैं, इसमें दिफा के साथ साथ, मुल्क दिफा के साथ मईशत के मामला भी वो देख रहे हैं। तो अभी 2 साल उनके बतौर आर्मी चीफ हैं, जो कई इनिशिएटिव उन्होंने लिए बड़े मुश्किल थे, जिस तरह गैर मुल्की जो यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी वापसी का मामला। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं इस हवाले से? टेररिज्म का जिस तरह मामला देख रहे हैं, फिर इलेक्शंस जो हैं, जाहिर है कि वो भी होने जा रहे हैं मुल्क में, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि अमन अमान की सूरत हाल आपके सामने है, उसके लिए भी फ़ौज की ज़रूरत होगी। देखें, बिल्कुल, एक तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स का ना, ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है जो हुकूमत उन्होंने मिल के लिए, यकीन करे कोई नहीं कर रहा था। आप सोचें कितना 40 लाख, और उसमें से भी 1.4 तो चलें यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन रेफ्यूजीज के वो हैं रिकग्नाइज, वो तो रहेंगे पाकिस्तान में। ये भी बहुत, क्योंकि इतनी दहशतगर्दी हो रही है, इतना टेररिज्म हो रहा है, अफगान तालिबान हमारे से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लोग हैं वो ये वाले जो रहने, ये भी पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, टेररिज्म यहाँ पर हो रही है। उसके बाद नर्स ब्रीडिंग प्लेस है यहाँ पर, वो होती है, सहूलतकार है इसके अंदर। सो इट्स अ बिग स्टेप, बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो चीफ आमिर साहब ने लिया। और आई एम श्योर कि जब जाएंगे हम रियलाइज करेंगे 70% पाकिस्तान में टेररिज्म और ये जो क्राइम्स हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। एक तो ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आई थिंक वी ऑल शुड अप्रिशिएट। इसके साथ और चैलेंज अभी है इलेक्शंस। लेट मी अश्योर यू, जब भी इलेक्शन होंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन कराएंगे, ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड फ्री, दीज आर हिज वर्ड्स, ही हैज टू इंश्योर। वो कहते हैं बिल्कुल इसमें हम एटलीस्ट अगर हमें बुलाते हैं तो वी विल इंश्योर दिस।
रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की है, बट उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, नेशनल सिक्योरिटी के इशू के ऊपर बहुत चैलेंजेस हैं जो मेरे ख्याल में बहुत प्रोफेशनल तरीके से उनको हैंडल किया। जी, और आगे आप सबसे बड़े चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? क्या पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं जिनमें बहुत तेज़ी से हमें काम करने की ज़रूरत होगी? आई थिंक सबसे बड़ा तो इलेक्शन के बाद लेट्स सी कि हाउ द पॉलिटिकल पार्टी दे बिहेव एंड दे एटलीस्ट नेशनली शुड हैव कंसिस्टेंसी। वही प्रॉब्लम होती है, इलेक्शन हो गई जी, वो धांधली हो गई, इसने धांधली कर दी। आई फील के जो भी पार्टी जीतती है वो एक्सेप्ट हारती है, वो एक्सेप्ट करे कि ये अवाम के मैंडेट की इज्जत करें। आई सी फॉर ये कमिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट नजर आती है क्योंकि उससे मेजॉरिटी सिंबल कोई भी नहीं ले सकेगी। उसके अंदर इसके लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कैसे हालात होते हैं, इकॉनमी रिवाइव कैसे करते हैं, या ये अपना झगड़ना ही ख़त्म नहीं होगा, ये है। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री आपने पार्टीज़ बनानी है, वो उनको भी देख, पॉलिटिकल पार्टीज हैव टू प्ले देयर पार्ट। हर बात में मिलिट्री को ड्रैग नहीं करना चाहिए। दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। कभी आपके पास यहाँ पर वो सैलाब आ जाते हैं, कभी उसके बाद जलजला खुदा ना खासा हो जाता है, कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो जाती हैं, एडवर्स वेदर हो जाते हैं, फिर उस पर टेररिज्म हो जाता है। इधर इंडिया हमारे लिए कश्मीर में प्रॉब्लम डाल के रखता है। ऑल थिंग्स हैव टू बी डन, दिस इज व्हाट इज द चैलेंज द कमांड। तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल में काफ़ी चैलेंजिंग टाइम इज कमिंग, बट आई एम श्योर विद हिज प्रोफेशनल प्रोफेस आई एम श्योर ही विल बी एबल टू मैनेज एवरीथिंग। जी, वज़ीर दाखिला सिंध जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत वक्त का हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, कुछ देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।